जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इस चैप्टर में हम मिक्सचर और उन्हें सेपरेट कैसे करते हैं इनकी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मिल्क या फिर जो घी लाते हो घर में वो क्या प्योर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल प्योर है, क्योंकि जहां से हम मिल्क लाते हैं वो बिल्कुल ताजा ताजा निकाल के बिना पानी मिला के हमें देता है या फिर बिना पाउडर मिला के देता है ना। तो आप बोलोगे प्योर है। जो घी आपके घर में बनता है, आप घर में अगर बनाते होंगे तो आप बोलोगे वो बिल्कुल प्योर है, क्योंकि हम घर में खुद बनाते हैं और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मिलावट नहीं करते। तो आप नॉर्मल लाइफ के हिसाब से प्योर सब्सटेंस किसे बोल रहे हो? जिसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन ना की गई हो। ठीक है, पनीर अगर आप ला रहे हो घर में या घर पे बना रहे हो तो इसमें पनीर जो है वो प्योर मिल्क से बना हो, स्टार्च एडल्ट्रेशन ना की गई हो उसमें। ठीक है, तो आप प्योर सब्सटेंस किसे बोल रहे हो? जिसमें एक्स्ट्रा मिलावट नहीं की गई। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, उसमें H2O के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मिल्क आपका मिक्सचर है। कैसे? क्योंकि मिल्क के अंदर आपका फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पानी भी होता है। तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बने हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंस जिसके पास मास और वॉल्यूम प्रेजेंट हो, यानी कि उसने कुछ जगह घेर रखी हो और उसका कुछ वजन हो, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर छोटे भी हो सकते हैं, यानी एयर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मशीन वगैरह या कुर्सी, टेबल, व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, लाइट, फोन, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है और इनका मास भी है। ठीक है, अब ये जो मैटर है वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। वे पार्टिकल्स होते हैं एटम। एटम के बारे में जानेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो पार्टिकल्स की कुछ खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या होती हैं? उनके बीच में होता है स्पेस। वे पार्टिकल्स आपस में क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, ये उनकी खासियत है। आगे समझ में, पार्टिकल्स कैसे भी पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कर दिया है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल बनाना, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो आप ऐसे ही टेबल बना के आंसर कर दो। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहे पूरे में। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी रखो और उसमें चीनी डिसॉल्व कर दो, तो वो आपको ऊपर से नीचे एक जैसा लगेगा। अगर आप एक सिप लोगे और लास्ट सिप लोगे तो उसमें मिठास जो होगी वो सेम रहेगी, फर्स्ट सिप में भी और लास्ट सिप में भी। ठीक है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन, और होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल। जो इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, नेक्ड आई से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे होते हैं। अपीयर्स एज अ सिंगल फेज, और एक ही फेज में आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप ऊपर की लेयर में देखोगे और नीचे की लेयर देखोगे तो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम लगेगी। अगर आप एक गिलास में पानी रख के उसमें मिट्टी डाल दो, ठीक है, थोड़ी सी डालना, मिट्टी डालोगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। ऊपर देखोगे पानी नजर आएगा, नीचे देखोगे मिट्टी नजर आएगी, तो अलग अलग फेज है। ऐसा इसमें नहीं होता। जैसे चीनी आप डिसॉल्व करते हो तो क्या लगता है? पूरा सेम लगता है, तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, यानी सिंगल फेज आपको दिखाई देगा। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते। एग्जाम्पल है शुगर वाटर, विनेगर, सोडा ड्रिंक्स। विनेगर क्या है आपका? एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तब बनता है विनेगर। सोडा ड्रिंक्स जो आप जनरली कार्बोनेटेड वाटर पीते हो, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, ये सब हो गई। ठीक है, तो वो क्या है? सोडा ड्रिंक्स है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है विद शुगर, तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। अब गैस भी क्या होती है? होमोजेनस मिक्सचर होती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली पूरे में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। अब गैस पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। भाई मैंने बताया ना कि पार्टिकल्स मूव करते हैं,
तो गैस पार्टिकल भी मूव करते हैं और वे क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे खोल दूं तो ये ऑक्सीजन पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर मिक्स करोगे तो वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, ठीक है। अगर आप इस कंटेनर में, मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी यहाँ पे भी उतनी ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, ठीक है। एलॉय भी आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, एलॉय बनाए जाते हैं मेटल मेटल से, यानी मेटल मेटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करा जाता है। मिक्स कैसे किया जाता है, ऐसे नहीं कि मेटल लिया और नॉन मेटल या फिर दूसरा मेटल लिया उसको मिक्स कर दिया। इन्हें हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और फिर मिलाया जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे दोनों मेटल या फिर नॉन मेटल, फिर इनको मिलाया जाता है और यूनिफॉर्मली मिलाया जाता है, ठीक है। तो उससे बनते हैं एलॉय, यानी कि क्या है ये, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल और मेटल का मिक्सर है या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सर है, ठीक है। होता क्यों है, करते क्यों है, एलॉय को बनाते क्यों है, क्योंकि एलॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द मेटल और मोर कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से, ज्यादातर इसमें कॉपर होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, इसमें भी कॉपर ज्यादा अमाउंट में होता है। जो स्टेनलेस स्टील है, जैसे कि आपके घर में बर्तन वगैरह आते हैं, वो भी किससे बना है, आयरन से, क्रोमियम से, निकेल से, मोलिब्डेनम से, कार्बन से। ये 5 एलिमेंट डाले जाते हैं, उससे स्टील बनता है। आप लिख लो, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इनसे स्टेनलेस स्टील बना है। ज्यादातर इसमें क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर की। वो मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म होता है कंपोजिशन में, यानी कि एक साइड अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप एक गिलास में पानी डाल के मिट्टी डाल दो उसमें, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी कुछ और कुछ ऊपर भी तैरेगी, फ्लोट करेगी। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सीन, और ज्यादातर क्या होता है, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे दिखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में सेटल ऑन स्टैंडिंग, अगर आप इसको स्टेबल रखोगे तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे जैसे मिट्टी बैठ जाती है। मोर देन वन फेज में बी सीन, और इसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा फेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि नीचे मिट्टी है, ऊपर क्या है, वाटर है, जिसमें क्लाउडी आपको नजर आ रहा है, ब्लर नजर आ रहा है, क्योंकि मिट्टी क्या है, ऊपर भी थोड़ी बहुत फ्लोट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है सैंड वाटर। ऑयल वाटर भी आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। चॉक वाटर भी आपका क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। स्मोक, फॉग और डस्ट, ये भी क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। स्मोक क्यों है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। फॉग क्यों है, क्योंकि टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, एयर के अंदर, जिसकी वजह से ये हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाते हैं। और डस्ट भी हेटेरोजेनस मिक्सचर का क्या है, एग्जांपल है। आ गया समझ में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, और सॉल्वेंट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे शुगर और वाटर को जब आप मिलाओगे तो शुगर डिसॉल्व होगी, तो यानी शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वाटर डिसॉल्व कर रही है अपने अंदर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर डिसॉल्व हो गया है, उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आया समझ में। इसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ORS है, ORS बनता है शुगर और सॉल्ट से। अब मैं आपसे अगर बोलूं आपके घर में चीनी है, नमक है, उसे घोल के पी जाओ, तो वो ORS की तरह काम नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो है फिक्स्ड अमाउंट में लिए जाते हैं, उन्हें मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब ORS बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, कंसंट्रेशन यूज करी गई है। अब ORS जो है वो दिलीप महालाना बिष्ट ने बनाया था। और कहां कहां यूज होता है, मतलब ORS किन कंडीशन में यूज किया जाता है? डायरिया में, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी में, या फिर कोलेरा हो जाता है तब ORS का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या यूज है कंसंट्रेशन का? एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स को पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है जिससे पेस्ट वगैरह मरते हैं। तो अगर पेस्टिसाइड ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, हमारे क्रॉप्स भी खराब हो जाएगी। ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होगी। कम ले लिया तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। फूड प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, टी एंड बेवरेजेस है, इनमें भी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप एक गिलास में नींबू पानी बनाते हो तो 1 चम्मच चीनी डालते हो या 2 डालते हो, और 1 नींबू डालते हो या आधा डालते हो, तो इसमें भी तो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो आप। बस आपको पता नहीं है टर्म्स की, कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो आप यहाँ पे। अगर आप एक ही गिलास में 10 नींबू डालोगे तो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा ज्यादा, बहुत ही ज्यादा चीनी डाल दोगे तो बहुत ही ज्यादा मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस है। आगे समझ में, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए 3 रास्ते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके लेवल तक यानी 9th क्लास में 3 ही रास्ते हैं, 3 ही तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मास बाय मास और परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। अब जो मास और वेट है ये एक ही नहीं है। क्या बोल दिया मैंने? मास और वेट ये अलग अलग चीज है, लेकिन जनरली नॉर्मल लाइफ में मास और वेट को इंटरचेंजेबल वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि मास को और वेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही नहीं है। मास और वेट का जो डिफरेंस है आपको आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना समझो कि वेट जो है ये एक फोर्स होती है, और मास जो है वो एक्चुअल में जो कंटेंट प्रेजेंट है सब्सटेंस का वो होता है, यानी वजन समझ लो आप। ठीक है, तो जनरली नॉर्मल लाइफ में दोनों को एक जैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन होते नहीं है। मास बाय मास परसेंटेज कैसे मेजर करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना क्या क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका बताएगा कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे अगर 10 ग्राम सॉल्ट को मैं 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करूं तो कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगी? 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। अब ऊपर 10 तो समझ में आ गया कैसे आया, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट कितना है 10 ग्राम। नीचे 100 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि सॉल्ट यहाँ सॉल्यूट है, वाटर है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 + 90 100 ग्राम। तो ऐसे कैलकुलेशन करके 10% आ जाएगा। 10% मास बाय मास लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आ गया समझ में? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या है आपका? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि कितना मास प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में। जैसे अगर 5% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी 100 ml सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज होगा। इसका मतलब ये है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, नीचे क्या है, सॉल्यूशन है, ऊपर सॉल्यूट है, ठीक है, इंटू 100। जैसे अगर मैं 1 ml पेस्टिसाइड्स लूं और इसे 99 ml में डिसॉल्व कर लूं, मतलब 99 ml वाटर में डिसॉल्व कर लूं, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml, यानी 1/100 इंटू 100, तो ये बनेगा 1%। 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या बताएगा कि 1 ml पेस्टिसाइड या फिर सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज क्या बताता है कि 100 में कितना प्रेजेंट है, यही बताता है परसेंटेज कि 1 प्रेजेंट है 100 में, ठीक है। तो यानी 1%, यानी 1 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, हॉस्पिटल में वो जो थैली यूज करते हैं जो पानी जैसी दिखती है, वो पानी नहीं होता, वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड को 0.9 ग्राम मेजर करके डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, 100 ml वाटर में, ठीक है। तो उससे बनता है सलाइन सॉल्यूशन। ये ब्लड के लिए सेफ होता है और ये रिप्लेस करता है बॉडी के फ्लूइड्स को। आ गया समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉमन टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम of powder? जो टैल्कम पाउडर आता है उसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है किस कंसेंट्रेशन में, 4% मास बाय मास, यानी कि हर 100 ग्राम टैल्कम पाउडर में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड है। तो 300 ग्राम पाउडर में कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है ये बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज, पहले आप क्या करो, इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। परसेंटेज मास बाय मास कितना है, 4% है, ठीक है। टोटल पाउडर कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ पाउडर लिख लो, या टोटल मास ऑफ पाउडर कितना दे रखा है, 300 ग्राम, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। अब आपको जो जो वैल्यू पता है वो रख दो। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता तो x मान लो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 ग्राम इंटू 100, और मास बाय मास परसेंटेज कितना है, 4। अब x को यहीं रहने दो और बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी 300 इंटू 4 डिवाइड बाय में 100, कितना आ जाएगा, 12 ग्राम, ठीक है। अगर आप नॉर्मल परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी लगाओ तब भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है 300 ग्राम टैल्कम पाउडर में, ठीक है। अगला सवाल है, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विद वाटर एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड्स। आपकी मदर ने क्या किया है, जैसा रूह अफ़ज़ा आता है ना, कंसंट्रेटेड रहता है वो, उसे पानी में डालते हैं और उसमें मिल्क डालते हैं, फिर क्या बनाते हैं आप, ठंडाई बनाते हैं। ऐसे ही क्या है, एक ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो वो आपकी मदर ने दिया है आपको ताकि आप पानी में मिलाओ और उसे आप अपने दोस्तों को दे सको, ठीक है। सी आस्क यू टू मिक्स 2 tablespoons of concentrate. If each tablespoon measures 50 ml and you make 150 ml of juice per person. आपकी मदर ने बोला है कि 2 चम्मच ही आपको क्या करना है, मिक्स करना है, और 1 चम्मच का मेजरमेंट क्या है, 15 ml है, ठीक है। और आप एक दोस्त के लिए 150 यानी कि 150 ml ऑरेंज जूस बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस? तो ऑरेंज जूस जो आप बना रहे हो उसका कंसंट्रेशन परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा?
तो इसमें भी क्या करो, पहले आप जो जो आपको वैल्यू दी है वो लिख लो। जैसे आप कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस डाल रहे हो, ठीक है, यानी कि ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट अमाउंट जो है वो डाल रहे हो, तो उसका क्या अमाउंट है वो लिख लो पहले। यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट, तो मैं OJC लिख दूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, जगह की वजह से मैंने OJC लिख दिया, ऑरेंज जूस कंसंट्रेट। ठीक है, कितना है 15 + 15, क्योंकि 2 चम्मच डाला है तो टोटल हो गया 30 ml। आ गया समझ में? अब देखो यहां पर कितने दोस्त आए हैं ये आपको नहीं बताया, तो आप क्या करो, x ले लो, तो टोटल फ्रेंड कितने हो गए, टोटल फ्रेंड्स x ले लिया। वॉल्यूम ऑफ जूस, यानी टोटल जूस आपने जितना बनाया उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ जूस, और यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है, तो इसको आप 150x ले लोगे, क्योंकि एक दोस्त के लिए कितना आप बना रहे थे जूस, 150 ml, तो टोटल हो जाएगा 150 × x। ठीक है, अब इसमें आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल लोगे। कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि ये 30 ml डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जूस का कितना वॉल्यूम है 150x × 100, तो ये आ जाएगा आपका 20/x परसेंटेज। ठीक है, अब x पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या रहेगी। अगर एक दोस्त आया है तो 20% कंसंट्रेशन रहेगी, 2 दोस्त आए हैं तो आधा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू डालोगे तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ फ्रेंड्स नहीं दिए थे तो मैंने लिए भी नहीं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो x लेके यहाँ पे सॉल्व कर। ठीक है, और आप क्या करना, ज्यादातर आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, और होता भी ऐसा ही है, अगर नहीं दिए तो आप 1 मान लो, या आप एक स्टेटमेंट लिख लो कि लेट्स द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 2, 3, जो भी आपको मानना है, आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा मान के कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकाल देना। ठीक है, तो आप अपने साइड से क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे कि आपने वेरिएबल्स में आंसर नहीं छोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो विनेगर है किससे बनता है, एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो अब बनता है विनेगर, और विनेगर यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में या फिर एडिटिव में। ठीक है, चाउमीन वगैरह में भी डालते हैं, इन्हें खाने में भी डालते हैं, अचार में भी डालते हैं। ठीक है, कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, और जो विनेगर बनता है इस कंसेंट्रेशन से बनता है, यानी एसिटिक एसिड को कैसे मिलाया जाता है, 5 ml एसिटिक एसिड लिया जाता है और 95 वाटर लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंसेंट्रेशन में एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है तो विनेगर बनता है। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और जो 100% एसिटिक एसिड होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू प्रोसीड, कैसे बनाओगे आप, सिंपल से आप 5 ml एसिटिक एसिड लोगे और उसको पानी में तब तक मिलाओगे जब तक सॉल्यूशन 100 ml ना हो जाए, यानी सिंपल से 95 ml वाटर मिलाओगे, 5 ml क्या मिलाओगे आप, एसिटिक एसिड, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है ये, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। जैसे अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, यही क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस है, वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि पानी का अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ अमाउंट ही सॉल्ट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, अगर आप सॉल्वेंट को फिक्स रखो। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम है फिर पानी और मिला दो, फिर तो और डिसॉल्व होएगा ही होएगा। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर नमक डाले जा रहे हो और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस तो इंफॉर्मेशन है कि अच्छा अगर ये सब्सटेंस है तो ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में सिर्फ इतना ही अमाउंट डिसॉल्व होगा। जैसे कि एग्जांपल है 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 36 ग्राम सॉल्ट ही डिसॉल्व हो पाएगा 100 ग्राम वाटर में। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट दैट टेम्परेचर इज 36 ग्राम बाय 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस है, एक इंफॉर्मेशन है। और अगर इस सॉल्ट को आप पानी में डाल के सॉल्यूशन तैयार कर दो तो वो हो जाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये इंफॉर्मेशन है कि इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें सारे की सारी चीज ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई है और आगे और डिसॉल्व नहीं होगी, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। टेम्परेचर की बात मैंने यहां क्यों करी है? क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी डिफरेंटली फॉर सॉलिड्स एंड गैसेस। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। गैस के लिए अलग चेंज होती है और सॉलिड के लिए अलग। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, जैसे चीनी, नमक, इनको क्या करते हो? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो मोस्ट सॉलिड सब्सटेंस क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व है तो उनकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने 36 ग्राम सॉल्ट डाला है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। अब अगर सॉल्ट को और ज्यादा डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, आपको वो दिखाई देना स्टार्ट कर जाएगा। अब क्या करो, आप इस टेम्परेचर को बढ़ा दो। अब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? और ज्यादा सॉल्ट जो उसके अंदर दिख रहा था आपको वो गायब हो जाएगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, जब चीनी को डिसॉल्व करते हैं पानी में शिकंजी बनाने के लिए तो गर्म कर देते हैं पहले, या फिर ताजा पानी लेते हैं। ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट चीनी डिसॉल्व हो सकती है गर्म पानी में। ठीक है, एग्जाम्पल है मोर शुगर डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड। ठंडे पानी में कभी भी आप चीनी नहीं घोलते, क्योंकि जल्दी किस में घुलती है? हॉट वाटर में, और ज्यादा से ज्यादा घुल जाती है। रीजन क्या है? एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। मैंने बताया था पार्टिकल्स मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं, यानी उनके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो मूवमेंट की वजह से आई होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स और तेजी से मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। गैसेस इन लिक्विड्स, अगर गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है तो क्या होता है? ठंडे पानी में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन गर्म पानी में गैस नहीं डिसॉल्व होती अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन मोर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोको कोला वगैरह, तो इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होती है। तभी तो फिजनेस जो होती है वो अच्छी किसमें होती है? ठंडी पेप्सी में या कोको कोला में, है ना। अगर गर्म करके आप ढक्कन खोलो तो एकदम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है और उसमें फिजनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो क्या होता है गैसेस इन लिक्विड्स में? जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और एग्जांपल एक और ले लो, क्या होता है तालाब वगैरह में जब गर्मी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन पानी से निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? मछली वगैरह या एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई वहां पे। रीजन क्या है? गैस पार्टिकल्स एस्केप मोर इजिली फ्रॉम वार्म लिक्विड। जो गैस पार्टिकल्स है पानी में डिसॉल्व है, वो गर्म पानी में जल्दी क्या करते हैं? एस्केप कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक आपका ग्राफ बनाया है मैंने। यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में। ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें ये बताया है सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सॉल्युबिलिटी देखो कैसे बढ़ रही है, एकदम से तेजी से बढ़ रही है। और बी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ रही है? धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो सब्सटेंस ए की सॉल्युबिलिटी तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, लेकिन सब्सटेंस बी की सॉल्युबिलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी तो आपको सीधी लाइन ऐसे नहीं दिख रही, हॉरिजॉन्टल थोड़ी सी टेढ़ी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग तरीके से बढ़ती है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं।
आगे समझ में। अब हम करेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है? अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। यानी सस्पेंशन एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते और लिक्विड के अंदर सस्पेंड रहते हैं, यानी कि उसी के अंदर रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई, आप उनके पार्टिकल्स को देख सकते हो। दूसरी क्या है? पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का साइज क्या था? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज कि वो लेस देन 1 नैनोमीटर होंगे, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बहुत ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे। ठीक है। पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, अगर आप उस सस्पेंशन को स्टेबल रख दो तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है। एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, टी लीव्स इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर। तो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन के। दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर आता है कोलॉइड, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। कोलॉइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसके पार्टिकल के साइज सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, यानी इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है। अब कोलॉइड जो है ये लगता तो होमोजीनस है लेकिन ये एक्चुअल में हेटेरोजीनस होता है। ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होगी अभी। ये लाइन क्यों कंफ्यूज कर रही होगी? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोलॉइड के? पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। कोलॉइड के पार्टिकल्स आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये होमोजीनस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पार्टिकल्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं कोलॉइड में, ऐसा ही होमोजीनस में भी हो रहा था। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, और पार्टिकल्स नीचे सेटल भी नहीं हो रहे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको होमोजीनस की याद दिला रहे होंगे, लेकिन कोलॉइड होमोजीनस नहीं होता, हेटेरोजीनस होता है। एग्जाम्पल देखो, ब्लड, मिल्क, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम, ये सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो कोलॉइड को हम हेटेरोजीनस बोल क्यों रहे हैं? ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। बोल रहे हैं टिंडॉल इफेक्ट की वजह से। क्या होता है टिंडॉल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है आपका टिंडॉल इफेक्ट। और टिंडॉल इफेक्ट कौन कौन देता है? कोलॉइडल और सस्पेंशन। ये आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाएंगे, यानी कि जब लाइट आ रही होगी कहीं से और कहीं पे कोलॉइडल रखा होगा या फिर सस्पेंशन रखा होगा तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, एक तरीके से फैला देंगे, आपको लाइट का रास्ता विजिबल हो जाएगा। यानी पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल बाय द कोलॉइड एंड सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन और कोलॉइड क्या करेंगे? टिंडॉल इफेक्ट आपको दिखाएंगे। अभी मैं टिंडॉल इफेक्ट आपको करके भी दिखाऊंगा कि क्या होता है टिंडॉल इफेक्ट, कैसे दिखता है। टिंडॉल इफेक्ट इज नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से टिंडॉल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। अब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं यानी कि वे लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, तो सॉल्यूशन टिंडॉल इफेक्ट नहीं दे रहा। कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं सॉल्यूशन से, तो ये टिंडॉल इफेक्ट शो कर जाता है। कोलॉइड टिंडॉल इफेक्ट दिखाता है, इसलिए इसे हम हेटेरोजीनस की कैटेगरी में रखते हैं। आ गया समझ में? अब एक और सवाल, सन से लाइट तो अर्थ तक आ रही है, तो जो स्पेस है वो ब्लैक क्यों दिखता है? वहां पर लाइट का पाथ विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो पार्टिकल्स ही नहीं है, तो लाइट स्कैटर कैसे होगी? नहीं होगी। तो स्पेस में पार्टिकल्स नहीं है इसलिए वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही लाइट की। सेम टू सेम वैसा ही रीजन होता है सॉल्यूशन में भी। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वे लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रही, इस वजह से सॉल्यूशन में भी टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो कुछ, सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर छोटे से होल से सनलाइट आ रही है और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स है तो क्या होता है? सनलाइट आपको विजिबल हो जाती है, मतलब उसका रास्ता आपको विजिबली दिखाई देता है ना। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लड लाइट्स इन स्टेडियम। स्टेडियम में जो लाइट लगी रहती है उसका भी आपको पाथ दिखता है लाइट का, तो वो भी क्या है? टिंडॉल इफेक्ट है। लाइट पासिंग थ्रू फॉग, स्मोक और डस्ट। जब लाइट फॉग से, डस्ट से, स्मोक से पास करती है तब भी टिंडॉल इफेक्ट दिखता है, यानी कि लाइट आपको विजिबल हो जाती है, दिखाई देती है।
अब मैं आपको दिखाता हूं टिंडोल इफेक्ट दिखता कैसे है। मैं लाइट बंद करूंगा, ठीक है, उससे पहले आपको दिखा देता हूं मैं। ये मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें मैंने नमक डाल रखा है, नमक पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसमें मैंने चॉक पाउडर डाला है, ये नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टिर करना पड़ेगा, जिससे ये पार्टिकल्स थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सस्पेंशन है। सस्पेंशन आपका ऐसा दिखेगा, वो तो नॉर्मल सॉल्यूशन पानी जैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, ब्लर टाइप का, क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। ये है आपका कोलॉइड, इसमें मैंने मिल्क डाला है थोड़ा सा, और पानी है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे कि कलर तो दिख रहा है, यानी पार्टिकल्स विजिबल है। नहीं भाई, कलर दिख रहा है, पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, कोलॉइड है, मिल्क डाला है इसके अंदर। अब मैं तीनों को एक एक करके क्या करूंगा, लेजर लाइट पास करूंगा तीनों में से। आप देखना टिंडोल इफेक्ट कैसे अच्छा सा दिखता है। लाइट बंद करता हूं पहले मैं। देखो, ये है आपका सॉल्यूशन। आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन के बीच में लाइट का रास्ता नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब ग्लास में तो आपको लाइट दिखेगी, ऑब्वियसली बात है, वहां रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, लेकिन आपको पाथ अंदर सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब ये है आपका सस्पेंशन, इसमें आपको अंदर पूरी लाइट स्प्रेड दिखाई दे रही है, स्कैटर होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लाइट अंदर क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, दिखाई दे रहा है। अब ये है आपका कोलॉइड, इसके अंदर भी आपको लाइट स्कैटर होती हुई नजर आ रही होगी, दिखाई दे रही है लाइट। अब मैं इसको आपको ऊपर से दिखाता हूं। देखो, ये है आपका सॉल्यूशन, ये है सस्पेंशन, ये है कोलॉइड। अगर मैं फर्स्ट में जैसे सॉल्यूशन में लाइट अगर डालूंगा तो क्या होगा, आपको लाइट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। मैं वहीं पे सस्पेंशन में अगर लाइट डालूं तो आपको अंदर लाइट दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही कोलॉइड में भी दिखाई दे रही है, आपको लाइट दिखाई दे रही है। तो यही क्या है, टिंडोल इफेक्ट। देखो, ये लेजर लाइट है, इसके बीच में आपको देखो ये जल रही है, पहले यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बीच में आपको कोई भी लाइट रे विजिबल नहीं है, यानी कि ये अभी क्या है, सॉल्यूशन है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर स्मोक लेके आता हूं, यानी इसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकेंड दो। देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये थोड़ा सा स्मोक ले आता हूं अगरबत्ती से। अब देखो, आपको लाइट दिख रही होगी, ये देखो, दिख रही है लाइट, यानी कि ये टिंडोल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर एयर में स्मोक, फॉग या फिर डस्ट पार्टिकल्स आ जाए तो क्या होगा, वो बन जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। और अगर नॉर्मल एयर है तो वो क्या रह जाएगा, आपका होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ये देखो, लाइट रे विजिबल है। कोलोइड कंपोनेंट्स, यानी जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ऐसे ही कोलोइड बनता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम से। सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलोइड, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन फेज, यानी सॉल्यूट जैसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप कि वो डिसॉल्व हो रहे हैं, उन्हें हम डिस्पर्जन फेज कह रहे हैं, और ये कम अमाउंट में होता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम, सब्सटेंस इन विच डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो है वो जिसमें रहेंगे वही आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और इनका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, ठीक है, पूरे कोलोइड में। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ऑयल और वाटर मिल सकते हैं? मैं अगर बोलूं मिला दूं तो मिला के दिखाता हूं। पहले देखो, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैं ऑयल डालता हूं, ये मैं इसके अंदर ऑयल डाल देता हूं, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं ऑयल ताकि आपको विजिबल हो जाए। अब देखो, ऊपर जो है ऑयल की लेयर दिखाई दे रही है आपको, नीचे पानी है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास है, ये आपको बताता है डेंसिटी, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ऑयल, नीचे वाटर। मैं एक बार मिला के दिखा देता हूं।
कि ये मिक्स नहीं होते अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल मिलाऊं तो। ठीक है, ये मैंने मिलाया। अब आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, ऑयल अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि ऑयल और वाटर ऐसे तो नहीं मिलेंगे। अब मैं इसे मिलाऊंगा कैसे, मैं इनमें एक ऐसा दोस्त डालूंगा जो इन दोनों की दोस्ती करा देगा। क्या होता है, जब 3 दोस्त का ग्रुप होता है ना और 2 दोस्त में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा दोस्त सुलह कराता है ना। ऐसे ही ये सोप सॉल्यूशन क्या कराएगा, इन दोनों के बीच में दोस्ती कराएगा, फ्रेंडशिप करा देगा वापस से। ये डाला मैंने सोप सॉल्यूशन। अब मैं इसको जैसे ही मिक्स करूंगा, ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए रखूं इसे तब भी ये ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा हम सोप सॉल्यूशन यूज करेंगे उतना ही अच्छे से मिक्स होगा ये, देखो। ठीक है, ऊपर थोड़ी थोड़ी लेयर दिख रही है, मैं थोड़ा सा और सोप डालता हूं। जितना ज्यादा आप सोप डालोगे, जितना ज्यादा आपका तीसरा दोस्त कोशिश करेगा आपके बीच में दोस्ती कराने के लिए, उतनी अच्छी दोस्ती अच्छे से होगी। अब मैंने यहाँ पे सोप भर के डाल दिया, पूरा ग्लास फुल हो गया है। अब देखना आप, अब ये आपको मिक्स नजर आ रहा है, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। तो यानी कि हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सोप सॉल्यूशन में। यही है आपका इमल्सन। इमल्सन क्या है, कोलोइड्स इन विच बोथ डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, मैंने यहां लिखा नहीं है, लिख देते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, यानी डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, और वाटर इन ऑयल इमल्सन का एग्जांपल है बटर, बॉडी लोशन। अब ये दोनों मिले कैसे भाई, तेल और पानी जो है नहीं मिलता, हमें पता है जनरली नहीं मिलता, तो मिले कैसे। हमने जो तीसरा दोस्त डाला था जो इन दोनों के बीच में सुलह करा रहा था, वो है इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि वो दोनों को मिला रहा है। तो वही क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट, सब्सटेंस दैट स्टेबलाइजेस एन इमल्सन। ये इमल्सन को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, यानी एक तरीके से क्या करता है, मिला देता है। हम क्या कर रहे थे, जब हमने चम्मच से घोला तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऑयल अपने आप ऊपर आ गया। क्यों आया, क्योंकि वहां पे कोई तीसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है जो उसको मिले रहने दे, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है ना। तो वहां पे हमने क्या डाला, सोप सॉल्यूशन, जो कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट था, और इनने क्या किया, इसने मिक्स करा दिया दोनों को। ठीक है, प्रोटीन्स इन मिल्क एंड बटर, बटर और मिल्क के अंदर भी ऑयल होता है। ठीक है, यहां पे भी मैंने लिखा रखा है। तो प्रोटीन क्या करता है, इन दोनों को स्टेबलाइज करता है, ऑयल और वाटर को स्टेबलाइज करता है। मिल्क के अंदर भी और बटर के अंदर भी प्रोटीन होता है जो इमल्सन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, एक सवाल है, व्हाई डू सिटीज विथ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट, यहां लिख लो डस्ट, डस्ट इन द एयर ऑफन लुक हेजी। आप देखोगे जो सिटी वाले एरिया है जहां पे स्मोक, पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह ज्यादा है, वो हैजी दिखता है। ठीक है, मतलब ब्लरी टाइप दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे स्मोक और डस्ट की होने की वजह से क्या हो रहा है, एयर एक कोलॉइड बन रहा है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। तो जब भी लाइट वहां से पास करेगी तो क्या दिखाएगा, टिंडॉल इफेक्ट दिखाएगा, तो वो हैजी दिखता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस टेबल है सॉल्यूशन, सस्पेंसर और कोलॉइड में। सॉल्यूशन होमोजेनियस है, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है, पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, और ये फिल्ट्रेशन पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। आप फिल्ट्रेशन से मतलब कोई भी छन्नी टाइप चीज नहीं लगा सकते इन्हें फिल्टर करने के लिए। ठीक है, एक फिल्ट्रेशन पेपर आता है जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर देता है, लेकिन सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन पेपर भी काम नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा छोटे साइज है। डू नॉट सेटल डाउन, मतलब नीचे सेटल नहीं होते। डज नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट, और सॉल्यूशन टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखाता। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साइज इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, और फिल्ट्रेशन पेपर से आसानी से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं।
सेटल ऑन स्टैंडिंग, जब हम इसे नॉर्मल स्टेबल रखते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और टिंडोल इफेक्ट दिखाता है जैसा हमने देखा था। कोलोइड क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, 1 से 1000 नैनोमीटर इनके साइज होते हैं। पार्टिकल्स नॉट विजिबल क्लियरली, पार्टिकल्स इनमें क्लियरली विजिबल नहीं होते और इन्हें भी हम फिल्ट्रेशन पेपर से अच्छे से सेपरेट नहीं कर सकते। डू नॉट सेटल, और ये सेटल डाउन नहीं होते जैसे हमने देखा था। सो टिंडोल इफेक्ट, और ये टिंडोल इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। पहली सेपरेशन टेक्निक्स है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड क्रिस्टल्स को निकालते हैं फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या निकालते हैं हम, प्योर क्रिस्टल सॉलिड्स निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर एंड टू प्योरीफाई सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है तो उसे प्योरीफाई करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन काम कैसे करता है, प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इंक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे चेंज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादातर सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है। यानी कि टेम्परेचर बताएगा कि सॉल्युबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, मतलब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन वर्क करता है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इट इज अ सॉलिड whose particles are arranged in a regular geometric pattern। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। जैसे शुगर क्रिस्टल्स हो गया, रॉक सोल्ट हो गया, स्नोफ्लेक्स हो गए, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस, कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन को करते हैं। स्टेप्स देखते हैं, मैंने छोटे छोटे 3 पॉइंट लिखे हैं। यहां से आपको पता चल रहा होगा, जब क्रिस्टलाइजेशन में मैंने ये पॉइंट बोला कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब कूल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, पहले किसी सॉल्वेंट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी वाटर को हीट करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, सब्सटेंस डालेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। फिर ठंडा होने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और से बातें कम होगी, तो फिर क्रिस्टल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो पार्टिकल्स आपने डिसॉल्व करे हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उनकी सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई, अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऐसे ही होता है क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, हीट करना है वाटर को, और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है बाय एडिंग द सॉल्यूट। सॉल्यूट आप डाल दो डाल दो डाल दो और डालते रहो और टेम्परेचर बढ़ाते रहो। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर वेपोर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अब इससे ज्यादा गर्म करोगे तो पूरा भाप हो जाएगा, है ना। तो इससे कम टेम्परेचर पे ही क्या करो, इसमें जितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको डिसॉल्व कर दो, यानी उसको क्या बना दो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो। अब इसको क्या करो, फिल्टर कर लो। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। उसमें कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी भाई, तो उसको आप क्या करो, फिल्टर कर लो, फिल्ट्रेशन पेपर वगैरह किसी से भी। ठीक है, यानी कि फिल्टर कर लो जिससे जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो हट जाए पहले ही। कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग। अब उसको क्या करो, नेचर में जो टेम्परेचर है उसी पे बिना डिस्टर्ब करे छोड़ दो, ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो जाए। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद क्रिस्टल आपके बन जाएंगे। अब सवाल आता है, व्हाई स्लो कूलिंग इज बेटर। हमारे पास फ्रिज भी है, हम फ्रिज में डाल के ठंडा कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि स्लो कूलिंग गिव्स पार्टिकल्स इनफ टाइम टू अरेंज प्रॉपर्ली, विच गिव्स लार्ज शाइनी एंड वेल शेप्ड कंटेनर, वेल शेप्ड क्रिस्टल्स, वेल शेप्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स के पास टेम्परेचर ज्यादा है तो वो मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से।
अब धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो उनकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अब धीरे धीरे कम होने की वजह से वे क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज हो जाएंगे और बड़े शाइनी और वेल शेप्ड क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप रैपिड कूलिंग करोगे तो स्मॉलर और पुअरली शेप्ड क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन? प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जो समुद्र में सॉल्ट निकलता है तो उसको भी क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स इन लैब एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री और लैब में भी प्योर क्रिस्टल्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये आज के टाइम की नहीं है, बहुत टाइम पहले की है। भाई पहले के टाइम में तो नमक निकाला जाता था, तब भी तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते थे, है ना। तो आपके एनसीईआरटी में भी एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें एंशिएंट टाइम में कैसे सोल्ट को अलग करते थे समुद्र के पानी से, तो वो आप पढ़ लेना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। दूसरा है डिस्टिलेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड को हम आपस में सेपरेट करते हैं या फिर लिक्विड को डिसॉल्व्ड सॉलिड से सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन कब काम करता है अच्छे से, जब उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा हो। यानी कि अगर एक लिक्विड का 50 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे का 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तब हम डिस्टिलेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। होता कैसे है, जब हम मिक्सचर को हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपोराइज हो जाएगा, यानी पहले गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, कंडेंसर से पास करके इसे ठंडा कर लेते हैं, यानी गैस को वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, यानी कंडेंसेशन कर रहे हैं। जब गैस लिक्विड में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब लिक्विड गैस में बदलती है तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, वापस इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया बाय कूलिंग या फिर लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके, और जो हमें लिक्विड मिला उसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं। जैसे एसीटोन और वाटर को मैंने मिक्स कर दिया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है भाई, इसमें तो कम से कम 40 से भी ज्यादा है, ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें मिक्सचर डाला और इसे थर्मामीटर से भी कनेक्ट कर दिया ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, मतलब इससे ज्यादा लेकिन इससे कम, यही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ताकि एसीटोन गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वाटर ना हो, ठीक है। एसीटोन गैस में कन्वर्ट होके हमने इससे पास कर लिया, ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर कनेक्ट है वाटर से, वाटर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है। टेम्परेचर कम करने की वजह से एसीटोन जो गैस फॉर्म में था वो अब लिक्विड में आ जाएगा और वही क्या होगा, डिस्टिलेट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर लिया। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो तब क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। इट इज यूज्ड व्हेन लिक्विड्स हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है ताकि सेपरेशन अच्छे से हो जाए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन फॉर बेटर सेपरेशन। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, रिपीटेड कंडेंसेशन करते हैं और वेपोराइजेशन करते हैं, जिससे सेपरेशन हो जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है। जैसे क्रूड ऑयल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ से क्रूड ऑयल भेज रहे हैं, यहाँ पे फर्नेस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का है, अभी लिया था मैंने, और एक और सब्सटेंस होगा जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस होगा कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब मैं इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करूंगा तो सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहूंगा। कब तक बढ़ाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखूंगा ताकि सारा गैस में ही कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे यहां पर, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ऐसा ही है कुछ, ठीक है, यहां पर तो टेम्परेचर रहेगा 56 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा,
लेकिन इतने पार्ट में 56 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, ताकि एसीटोन हमारा वापस लिक्विड में आ जाए। और इसको हम यहां से साइड कर लेंगे, हटा लेंगे, और इसके ऊपर और ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को सेपरेट कर लेंगे। ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम काम करता है। जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो तो नीचे निकल जाएगा, बिटुमिन, क्योंकि गैस फॉर्म में नहीं बदला, उतना टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया। ठीक है, ऊपर जाएंगे, लुब्रिकेंट ऑयल का थोड़ा सा कम है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये यहां तो गैस फॉर्म में बना, लेकिन यहाँ पे वापस क्या आ गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे आ गया, तो ये वापस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में हमने निकाल लिया। ऐसे ही ऊपर जाएंगे, कम टेम्परेचर होगा, डीजल वापस लिक्विड में आ जाएगा, डीजल निकल जाएगा, एविएशन फ्यूल निकल जाएगा, पेट्रोल निकल जाएगा, और लास्ट में पेट्रोलियम गैस निकल जाएगी। ठीक है, और पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी, इनको प्रेशराइज करके, यानी प्रेशर लगा के, हाई प्रेशर लगा के गैस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ज्यादा अमाउंट की गैस एक ही कंटेनर में आ जाए। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या होता है, मिट्टी का इत्र बनाया जाता है इसी डिस्टिलेशन को यूज करके। ठीक है, ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, और उसका अगर नाम मैं बताऊं तो देग भपका ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन का नाम है। उस टेक्निक से क्या करते हैं, वे मिट्टी का इत्र बनाते हैं। इसकी स्मेल ऐसी होती है, जैसे बारिश जब होती है फर्स्ट टाइम, तो स्मेल जो आती है मिट्टी की, वैसी ही इसकी स्मेल होती है। तो यानी डिस्टिलेशन भी काफी पहले से यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं जिसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। इस प्रोसेस में पेपर के ऊपर क्या करते हैं, मिक्सचर डालते हैं, जो कि कलर वगैरह ज्यादातर मिक्स होते हैं इसमें, डाई जैसे बोल लो, या इंक बोल लो, या फिर पिगमेंट्स बोल लो, अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसका मिक्सचर यहाँ पे एक पॉइंट के जैसा डालते हैं। ठीक है, और एक लाइन मार्क कर देते हैं पेंसिल से। अभी बताऊंगा पेंसिल से क्यों मार्क करा। फिर इसे डालते हैं हम सॉल्वेंट में। अभी यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए क्या समझ लो, पानी समझ लो नॉर्मल। जब इस पेपर को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जब आप नॉर्मल पेपर को भी पानी में हल्का सा डिप करोगे तो पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी पेपर में भी पानी क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। अब ये सॉल्वेंट जो है, पानी जो है, वो ऊपर चढ़ेगा इस कंपोनेंट्स को अपने साथ लेके। जब ये कंपोनेंट्स ऊपर चलेंगे धीरे धीरे, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे नीला नीचे रह गया, हरा ऊपर चला गया, और लाल और ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी पेपर से सेपरेशन होता है, डाई का या फिर इंक का, है ना। अब इसमें पेंसिल का यूज क्यों किया, क्योंकि पेंसिल बनती है ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ग्रेफाइट को यूज किया, यानी पेंसिल को यूज किया है। और मार्किंग आपको ये बताता है कि आपने यहाँ पे पॉइंट डाला था, मिक्सचर डाला था, और यहां से वो ऊपर चढ़ा। ठीक है, अब ये ऊपर चढ़ता है अलग अलग स्पीड से। जो इसके अंदर सब्सटेंस है डाई के अंदर, इनकी क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है कि इन पेपर पे कैसे मूव करे विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी स्पीड की वजह से, अलग अलग स्पीड होने की वजह से क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर लाइक डाई। It works because different substance move at different speed on paper with the help of solvent. Solvent की मदद से इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और सॉल्वेंट की मदद से ये ऊपर चढ़ते हैं डिफरेंट स्पीड से। और इनका इंट्रैक्शन जो है पेपर के साथ, सब्सटेंस का जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, इनका इंट्रैक्शन अलग होने की वजह से ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। सॉल्वेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, वाटर, एल्कोहल्स, और काफी जगह सॉल्वेंट के मिक्सचर को भी यूज करते हैं। कहां कहां यूज करते हैं इन्हें, मतलब इस टेक्निक को कहां कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, सेपरेशन ऑफ कलर इन इंक्स, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम स्पिनच लीव्स, फ्लावर पीटल्स एंड फूड कलर्स। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, जब इमिसिबल लिक्विड वहां पे प्रेजेंट है, यानी मिक्सचर में इमिसिबल लिक्विड है, तब जाके हम क्या करते हैं, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ये आपकी क्या है, सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, इसमें आपको लेयर नजर आ रही होगी, लेयर नजर आ रही है। ये लेयर किस किस की है, ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। वाटर ऑयल नहीं मिलते, हमने पिछली वीडियो में देखा था, वाटर ऑयल
कब नहीं मिलेंगे? जब तक वहां पे कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, वाटर और ऑयल है, तो ये लेयर बना लेंगे। लेयर क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी, यानी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ये बताता है एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे आ जाता है, जिसकी कम डेंसिटी होती है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो लेयर बना ली, लेयर बना ली। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है, इसे खोल दोगे और ये जो वाटर का लेवल है ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर आप इसको बंद कर दो तो ऊपर ऑयल निकल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वाटर, तो सेपरेट हो गया। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर, यानी दो या दो से ज्यादा भी इमिसिबल लिक्विड है और उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, अगर एक ही डेंसिटी आ जाए लिक्विड की और वो इमिसिबल है तो आप उसे इस टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेयर अच्छे से नहीं बनेगी तो आप सेपरेटिंग फनल कैसे यूज करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। अब कुछ मिक्सचर जैसे सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सचर, आप इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो? हाथों से सेपरेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सचर आता है तो हम किसी एक पार्टिकल्स की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि आयरन फिलिंग्स और सैंड को मिला दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके मैग्नेट से आयरन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है आयरन की, तो हमने सेपरेट कर लिया आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करके। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज करके भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए तो क्या होता है, वो डिपोजिशन। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर वाटर गैस में चला गया तो इवेपोरेशन, गैस अगर लिक्विड में आ गया तो क्या होगा, वो कंडेंसेशन, और अगर सॉलिड लिक्विड में चला गया तो मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में चला गया तो क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा। कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, ये क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड CO2। ठीक है, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। मतलब ये सीधा सॉलिड सब्सटेंस से अगर इन्हें हीट करोगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे सैंड और कैम्फर यानी कपूर मिला दिया गया, ठीक है, और उसे सेपरेट करना, तो आप कैसे करोगे, हीट कर दो, कैम्फर गैस में बदल जाएगा, गैस को क्या करो, अलग इकट्ठा करके ठंडा कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, कैम्फर भी निकल जाएगा और सैंड भी अलग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी यूज करी, है ना। एक सवाल है, इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन? बिल्कुल, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन अलग है। क्यों है? क्योंकि इवेपोरेशन लिक्विड से गैस में बदलता है और सब्लिमेशन क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलता है विदाउट कमिंग लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मड फ्रॉम वाटर, अगर मड पानी के अंदर मिक्स हो गया तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी कि पहले उसको स्टेबल छोड़ दो जिससे जो मड है वो सेटल डाउन हो जाए, उसे बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, उसे हल्का सा टिल्ट करके क्या करो, डिकेंटेशन कर लो, यानी पानी को अलग कर लो, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। ठीक है, अब आपने जितनी ही कोशिश करी हो उसे स्टेबल रखने की, फिर भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उसे आप कर लो फिल्ट्रेशन से सेपरेट। अगर उसमें भी और ज्यादा पार्टिकल्स रह गए हैं छोटे छोटे जो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हुए, तो कर लो सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेपरेट नहीं हुए, तो उसे कर लो कोएगुलेशन से सेपरेट। अब ये दोनों तो आपको पता है क्या होते हैं, मैंने बता दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। क्या होता है, इस प्रोसेस में गोल गोल बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, मिक्सचर को गोल गोल तेजी से घुमाया जाता है जिससे हैवियर पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ। कैसे होते हैं, देखो, जैसे मान लो हमने यहां पर मिक्सचर रखा और इसे हमने घुमाया, ठीक है, तो एक फोर्स लगती है ऐसे बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स हैवियर पार्टिकल्स को यहां पर ले आती है, ठीक है, यहां पर ले आती है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस हैवियर पार्टिकल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये इसे अगर ऐसे उठाओगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा ना, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, हैवियर पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर आप क्या करो, फिर दोबारा डिकेंटेशन कर लो, उससे क्या होगा, उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। कहां कहां यूज होता है सेंट्रिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड में काफी सारी चीज है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए सेंट्रिफिकेशन का भी यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी सेंट्रिफिकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी इसी सिद्धांत के ऊपर, मतलब इसी प्रिंसिपल के ऊपर वॉशिंग मशीन को भी बनाया गया है, जिससे क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स, जो डस्ट है, गंदगी है, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, वो गोल गोल घूमती है, इसीलिए घूमती है ताकि हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, ठीक है। अब इसे आप मशीन से तो कर ही सकते हो, क्योंकि इसकी क्या होती है, मशीन आती है जो हाई स्पीड पे उस मिक्सचर को घुमाती है, ठीक है। आपने अगर कभी ब्लड टेस्ट करवाया हो तो वहां पे देखा होगा कि एक मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब डाली जाती है और उसे फिर घुमाया जाता है। जब वो घूमती है तो बिल्कुल ऐसे करके रखते हैं, जब वो घूमती है तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, जिससे क्या होता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है और पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और लाइट पार्टिकल्स इधर आ जाते हैं, इससे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। अब इसे आप अपने उससे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। कार्डबोर्ड छोड़ो, आपने कभी थम्स अप वगैरह जो कांच की बोतल में आती है वो पी होगी, उसके ऊपर जो कैप होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, उसे क्या करो, आप चपटा कर लो, मतलब फ्लैट कर लो, उसमें 2 होल करके धागे डाल के बिल्कुल उसे क्या करो, बांध दो, और फिर उसको 2-3 बार ऐसे घुमा के ऐसे से खींचोगे तो क्या होगा, वो तेजी से स्पिन करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप पेपर फ्यूज बना सकते हो, ठीक है, मतलब वो भी क्या करेगा, सेंट्रिफ्यूगेशन की तरह काम कर सकता है। अगर कहीं पे इमरजेंसी में ब्लड टेस्ट करना है तो बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके उसे घुमा के उससे क्या कर सकते हो, आप ब्लड को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोएगुलेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स। अब हमने सेंट्रिफ्यूगेशन से भी काफी हद तक पार्टिकल्स क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब हो सकता है उसमें और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हो जो सेपरेट ना हुए हो, तो वो करेंगे हम कोएगुलेशन से। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठा होके क्लम्प बना लेते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन पेपर से दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लम्प बने हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए, वो किसकी वजह से बनेंगे, वो बनेंगे कोएगुलेंट की वजह से। जैसे एलम, जो फिटकरी आती है घरों में, है ना, फिटकरी को यूज किया जाता है फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। अगर फिटकरी को गंदे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठा हो जाएंगे और बड़े क्लम्प बन जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे, फिर उसे आप क्या करो, छन्नी से छान लो, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क यूजिंग लेमन। लेमन जब मिल्क में डालते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वो भी एक कोएगुलेशन का यूज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या किया, हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब का इस्तेमाल करके सेपरेट किया मिक्सचर को, ठीक है। सेपरेशन इज नॉट ऑलवेज इजी, और जैसे हमने देखा प्रोसेस में इतना ही ज्यादा इजी नहीं होता सारे मिक्सचर को सेपरेट करना। कुछ सेपरेशन इतने मुश्किल होते हैं कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे एलॉय को सेपरेट करना, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी से तो ना के बराबर ही होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट किए जाते हैं। तो यानी सारे मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किडनीज भी सेपरेट करती है वेस्ट सब्सटेंस को फ्रॉम द ब्लड। सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम सेपरेशन यूज करते हैं। ड्राई वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। पहले सेपरेशन अच्छे से होगा तभी तो रिसाइकल करोगे। वेट वेस्ट को भी आप कंपोस्ट कर सकते हो, ठीक है, खाद बना सकते हो उनकी। वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक लिथियम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ओल्ड बैटरीज। जो लिथियम है वो ओल्ड बैटरीज से हम उसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। प्रॉपर सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग
हेल्प कीप द एनवायरमेंट क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल। ठीक है, यानी अगर प्रॉपर तरीका यूज किया जाए सेपरेशन का और रिसाइकल किया जाए तो उससे हम एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे और जो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है वो भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ केक रेसिपी यूज ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी एक केक बनाने के लिए 75 ग्राम शुगर का यूज किया गया है, चीनी का, 420 ग्राम यूज किया है फ्लोर का यानी मैदा, और 5 ग्राम यूज किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, केक जो होता है फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसकी रिएक्शन आप 10th क्लास में देखोगे तो रिएक्शन पे ज्यादा जोर देने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जो जो आपको दिया है सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लिख लो। शुगर कितना है, ये है 75 ग्राम। फ्लोर कितना है, 420 ग्राम। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसे हम ऐसे लिखते हैं NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसका है 5 ग्राम। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो आप। टोटल कितना आएगा, यानी टोटल मास जो हो जाएगा इसका वो कितना होगा, 500 हो जाएगा, 500 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, हमने लिख ली। यहाँ पे पूछा क्या है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। आपको सही मेथड यूज करके कंसंट्रेशन बतानी है। अब देखो सारे ग्राम में है, ठीक है, यानी मास ले रखा है तो हम मास बाय मास परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम बता सकते हैं। जैसे शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 75 ग्राम शुगर का मास है, टोटल है 500 ग्राम, यानी मिक्सचर इनटू 100 परसेंटेज निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 15%, यानी 15% क्या है, शुगर है। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट दोनों बोल सकते हो, ये है आपका NaHCO3 इक्वल टू में 5 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये 1%। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करो, मतलब प्लस करो, 15 प्लस 1 16। तो ये जो फ्लोर है ये कितना हो जाएगा आपका 84%। और अगर आप इसे निकालोगे भी तो 420 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तब भी 84 आना चाहिए, ये कट गया, ये 8 एंड 4%, यानी आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी सही। ठीक है, तो ये परसेंटेज है इन सबकी, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ब्रास एलॉय, मैंने बताया था ना ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है, कंटेन्स 70% कॉपर। ये क्या है, कॉपर है। कॉपर, कॉपर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका सिंबल है होता है कॉपर का। बाय मास मतलब 70% जो है मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज कॉपर का है 70%। तो 120 ग्राम ऑफ ब्रास में कॉपर और जिंक की क्या बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, कितना मास प्रेजेंट है। अब देखो कॉपर कितना है 70%, तो जाहिर सी बात है जिंक कितना होगा 30%, है ना। 120 ग्राम में ये क्या है, ब्रास का मास है। ठीक है, तो आपको पता है अगर परसेंटेज दिया है और टोटल मास दिया है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कॉपर की वैल्यू आ जाएगी 70 इंटू कितना है 120 डिवाइड बाय 100। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 84 ग्राम। ठीक है, तो ये कॉपर का आ गया मास। जिंक का क्या होगा 120 माइनस 84, यानी कि 6 एंड 3 36 ग्राम, ये आ जाएगा जिंक। यहां लिख लो
Zn जिंक। अगर आप परसेंटेज से भी निकालोगे तो 30 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये 36 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो किया क्या मैंने, परसेंटेज दे रखा था, टोटल मास दे रखा था, मैंने परसेंटेज को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 ml ऑफ अ लिक्विड पेस्टिसाइड is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop। राइस क्रॉप के लिए 1 ml लिक्विड लिया है पेस्टिसाइड का और उसे मिक्स करा है वाटर में, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। यानी कि पेस्टिसाइड कितना है, पेस्टिसाइड है 1 ml। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, यहां देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूं सीधा मैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100। सीधा सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपको इसका भी फॉर्मूला पता है तो वही लगा दो सीधा। तो क्या हो गया 1%, यानी 1 ml पेस्टिसाइड प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में सॉल्यूशन के। आगे समझ में। अब ये ग्राफ है, ग्राफ में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दो आपको सब्सटेंस दिए है और उनकी सॉल्युबिलिटी दिखा रखी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंस की। तो कंपाउंड ए कंपाउंड बी दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अगर मैं कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी 10 डिग्री सेल्सियस पे जूम करके दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट कितनी है, 30 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे ले जाके 80 डिग्री पे दिखाऊं, 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ऑलमोस्ट कितनी है, ये ऑलमोस्ट 50 के ऊपर है, मतलब 60 मान लो। ठीक है, तो कंपाउंड ए की 30 से लेके कितनी हो गई 60। ठीक है, और कंपाउंड बी की मैं अगर यहाँ पे देखूं तो कंपाउंड बी की 10 डिग्री में कितनी थी, ऑलमोस्ट 200, और 80 डिग्री में कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 350। तो यानी कि 150 ग्राम यहाँ पे ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है एज कंपेयर टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन कंपाउंड ए की इतनी नहीं बढ़ रही। अब इसके बेस पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है आपका, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको बताना है लेस देन है, मोर देन है, या सिमिलर टू है। तो आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ था, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। तो यानी 20 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या होगा, लेस देन सॉल्युबिलिटी होगी देन 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगला है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था दोनों कंपाउंड टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेस देन आ जाएगा। अगला है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मतलब कंपाउंड जो बी है यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती देन द कंपाउंड ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। मतलब हम सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। बिल्कुल, क्योंकि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में बस एक अंतर है कि इवेपोरेशन में आपको सॉल्वेंट वापस नहीं मिलता, लेकिन डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट भी वापस आपको मिल जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो हम इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन दोनों से ही सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अगला है, डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे बोला है सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हम डिस्टिलेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो, ये मान लो आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मिक्सचर लोगे, चलो इसे ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे आपने एक स्पॉट डाला,
ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं जिन्हें सेपरेट करना है। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि आपको इस लेवल से ऊपर सॉल्वेंट लेना है, मतलब इसको इतना डिप करना है वाटर में या फिर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ तक सॉल्वेंट को ले आएंगे तो क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ये सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को फेल कर देगा। तो ये कहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली में? तो ये होना चाहिए यहाँ पर, यानी मिक्सचर के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर सेम प्रोसेस? नहीं। इवेपोरेशन में क्या होता है, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले आते हैं और सारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा वेपोराइज हो जाता है, जिससे हमारे पास जो भी उसके अंदर सब्सटेंस है वो नीचे रह जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में पहले हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम टेम्परेचर को कर देते हैं कम, जिससे ये सॉल्युबिलिटी जो बढ़ी थी वो वापस से कम हो जाए, जिससे सारे क्रिस्टल्स आपके बन जाए। तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम प्रोसेस नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड फॉर्म टू सेपरेट लेयर इन सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल में अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो वे अलग अलग लेयर क्यों बना लेते हैं, सेपरेट लेयर क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो तो नीचे आ जाएगा और जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर रह जाएगा। हमने देखा था डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। मास कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम में तो हमारा क्या होगा, डेंसिटी भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मीटर क्यूब लिया है क्योंकि मीटर क्यूब में भी वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनस? जैसे HM लिखा है, मत पढ़ लेना, ऐसे होमोजीनस है ये। और हेट्रोजीनस जैसे HT लिखा है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है एयर, आपका होमोजीनस है, बिल्कुल सही है। मिल्क आपका हेट्रोजीनस है, बिल्कुल सही है। शुगर सॉल्यूशन आपका होमोजीनस है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्मोक जो है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस बोलेंगे। अगला है ब्रास, ये आपका हेट्रोजीनस है, ये यहीं गलत हो गया क्योंकि ब्रास क्या है, एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनस होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका होमोजीनस है, बिल्कुल ठीक। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनस है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मिल्क आपका होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर क्या होगा, 4th होगा। मडी वाटर हेट्रोजीनस है, सही है। मिल्क हेट्रोजीनस है, सही है। ब्लड हेट्रोजीनस है, सही है। ब्रास होमोजीनस है, सही है। ठीक है, तो ब्लड भी क्या होता है आपका, एक कोलोइड है, तो यानी कि क्या है, हेट्रोजीनस है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स शो द टिंडॉल इफेक्ट? अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट एंड वाटर, स्टार्च एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर। देखो टिंडॉल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर करते हैं। ठीक है, सिंपल बात बोलें तो इसमें आप अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर ढूंढ लो तो उसे आप बता सकते हो कि ये क्या है, टिंडॉल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमने देखा था जब डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक वगैरह आ जाता है, आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाता है। तो एयर और डस्ट तो आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनस, यानी ये टिंडॉल इफेक्ट देगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट एंड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और ये टिंडॉल इफेक्ट भी शो नहीं करता। एसीटोन एंड वाटर भी नहीं करता, ये भी होमोजीनस मिक्सचर है। स्टार्च और वाटर जो है ये क्या करेगा, टिंडॉल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है, द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर
इज इक्वल टू में 910 ग्राम, यानी कि 1 लीटर में 910 ग्राम वजन है, मास है। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विथ वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus यूज्ड। देखो यहाँ पे डेंसिटी के बारे में सीधा सीधा बोला गया है। डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 910 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी कैसे, ग्राम पर लीटर में। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में ऑलमोस्ट 1000 ग्राम वाटर होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है। तो जब भी आप क्या करोगे, इनको मिक्स करोगे तो इनमें एक सेपरेशन आ जाएगा। जैसे मान लो नीचे पानी होगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका ऑयल, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन लेयर होगी। मतलब ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है, तो ये क्या है, लेयर बनाएगा। अब इसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, इसे आप सेपरेट कर सकते हो बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप यूज़ कर सकते हो। उसका डायग्राम है ये रहा, ऐसे लेयर बन जाएगी जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑयल है, यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस है जैसे वाटर, तो लेयर बन गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करोगे, जब ये सारा का सारा लिक्विड निकल जाएगा तो ये बचेगा, फिर इसको बंद कर दो, बंद करने पे सेपरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है कि एजर्सन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडॉल इफेक्ट। बिल्कुल सही है, सॉल्यूशंस टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखाते। रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उसमें। रीज़न इसमें क्या दिया है, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, तो ये गलत है। तो यानी एजर्सन तो ठीक है, रीज़न गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एजर्सन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर इन टेबल 5.3, मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग मेथड इफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन वाई। तो ये टेबल दे रखी थी आपकी, तो इस टेबल में आपको बताना था कि मेथड आप क्या यूज़ करोगे और रीज़न क्या है। जैसे कि अगर मड फ्रॉम वाटर को सेपरेट करना है तो उसे कैसे करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, डिकेंटेशन करोगे, फिर फिल्ट्रेशन कर देना। और अगर और ज़्यादा उसमें अभी भी क्या है, मिक्सचर है, तो कोआगुलेशन कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। रीज़न क्या है, मड इज़ इनसॉल्युबल एंड हैवियर देन वाटर, सो इट सेटल्स डाउन और कैन बी फिल्ट्रेट। ठीक है, ये नीचे सेटल हो जाती है और फिल्टर भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगला है प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द ब्लड सैंपल। मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। रीज़न क्या है, स्पिनिंग सेपरेट्स हैवियर ब्लड सेल्स फ्रॉम लाइटर प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर हैवियर सेल्स हैं वे नीचे की तरफ आ जाते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला है नेफ्थलीन एंड सैंड। मैंने बताया था नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है, यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो सब्लिमेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है कि नेफ्थलीन को जब हीट करते हैं तो वो सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। अब आपको पता है चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर अगर पानी में डालेंगे तो नमक तो घुल जाएगा लेकिन चॉक नहीं घुलेगा। तो हम पहले करेंगे डिसोल्यूशन, फिर फिल्ट्रेशन जिससे चॉक जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, फिर करेंगे इवेपोरेशन ताकि सॉल्वेंट भी क्या हो, निकल जाए और हमारे पास सीधा सीधा सॉल्ट आ जाए। सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर बट चॉक पाउडर डज नॉट, मैंने बताया अभी। अगला है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। इसको सीधा आप इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन से कर सकते हो, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा आपका। अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर। सेपरेटिंग फनल अभी देखा था हमने जस्ट। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटी, तो हम कर सकते हैं। पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर हम किससे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्वेंट ही इन सब्सटेंस को क्या करता है, पिगमेंट्स को ऊपर चढ़ाता है क्रोमेटोग्राफी पेपर में।
अगला है टू मिसिबल लिक्विड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 90 डिग्री सेल्सियस, सजेस्ट अ मैथड टू सेपरेट दैम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैथड सजेस्टेड। आपको डायग्राम देखने हैं एनसीईआरटी के, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे और जहाँ पर भी जो डिटेल में आपको डायग्राम दे रखा है तो वो आप अपनी कॉपी में बना लेना। वैसे मैंने आपको जहाँ जहाँ डायग्राम बना के समझाया है वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं, मिसिबल लिक्विड्स है वे, और ए सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस है, बी का 90 डिग्री सेल्सियस। तो इनको आप सेपरेट कैसे करोगे? तो इसे आप सीधा सीधा डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका डायग्राम, सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ पर हमने मिक्सचर रखा हुआ है सब्सटेंस ए और बी का, ठीक है। और यहाँ पर हमने थर्मामीटर क्यों यूज़ किया है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि सब्सटेंस जो ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, और बी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें अराउंड 60 से ऊपर और 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखना है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर 90 तक या फिर उससे ऊपर पहुंच गया तो हमारा दोनों सब्सटेंस वेपोराइज हो जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो ए सब्सटेंस है वो वेपोराइज होके यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे एसीटोन लिखा है, ये सब्सटेंस ए है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपोराइज जल्दी होगा। और ये जो पाइप लगा है ना, ये पाइप वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, उसे ट्रांसफ़र किया है जिससे टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम होगा तभी तो गैस वापस लिक्विड में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलोइडल मिक्सचर। हमें पता है कि ब्लड जो है वो कोलोइडल मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक ए ट्रू सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन की तरह काम करने लगे ब्लड हमारी बॉडी में तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो देखो होगा क्या, अगर ब्लड ट्रू सस्पेंशन की तरह काम करेगा तो पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। हमें पता है सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स स्टिर ना किए बिना वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा ब्लड भी नीचे सेटल हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट इन द बॉडी, ये सारे जो सब्सटेंस है ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ब्लड वुड ऑल्सो नीड कंटिन्यूस शेकिंग एंड टू रिमेन मिक्सड। हमें उन्हें ब्लड को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली शेक करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ब्लड है वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सके, जो कि हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी में अगला पार्ट है, इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाइड डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें सीधी सी बात है, जो लिक्विड है ज़्यादा पार्ट है वो क्या होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इसके अंदर क्या है, एक तरीके से डिजॉल्व्ड है, ठीक है। एक्चुअली में डिजॉल्व नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, इन विच सिचुएशन वुड यू प्रिफेर ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स। तीन आपके जो मेथड्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर से लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का खेल है तीनों में। तो आपको इनमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है और कहाँ पर प्रिफर करोगे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए वो बताना है। जैसे हम इवेपोरेशन बताते हैं कि क्या है, ये लिक्विड चेंज होता है वेपोर में ऑन हीटिंग, मतलब हीट जब करते हैं तो लिक्विड वेपोर में बदल जाता है, वही इवेपोरेशन है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आप क्रिस्टल्स को निकाल रहे हो फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिस्टिलेशन क्या है, वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ अ लिक्विड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वेपोराइज कर रहे हो, फिर उसके बाद उस गैस को वापस कंडेंसेशन कर रहे हो, यानी कि उसको वापस गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हो। तो ये इनके क्या हो गए, मीनिंग हो गए। पर्पस क्या होता है तीनों का, इवेपोरेशन का होता है टू ऑब्टेन डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, हमें बस डिजॉल्व सॉलिड चाहिए, हमें सॉल्वेंट से मतलब नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में टू प्योरीफाई सॉलिड, हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से।
डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, टू सेपरेट लिक्विड्स और रिकवर द सॉल्वेंट, यानी कि अगर लिक्विड आपस में मिक्स है तो उसे हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। कब कब आप प्रिफर करोगे ये तो आप बता ही दोगे, इसे कब करोगे जब आपको सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस चाहिए, जैसे कि कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन को कब करोगे, जब आपको प्योरिफिकेशन करना हो, जैसे कॉपर सल्फेट या फिर शुगर क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करना है। डिस्टिलेशन को कब करोगे, जब मिसिबल लिक्विड्स है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन टेबल 5.4, सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको डाटा में कि अलग अलग टेम्परेचर पे इन सॉल्ट की क्या सॉल्युबिलिटी होगी। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया, वाटर लिया, यानी 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्ट आपका डिजॉल्व हो रहा है ये बताया गया है। यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को ढूंढो पहले कि पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा 40 डिग्री सेल्सियस में, ये इसका सॉल्युबिलिटी क्या थी 62 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, यानी 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा था। तो 50 ग्राम वाटर में उसी टेम्परेचर पे कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा, सीधा सीधा आधा कर लो ना भाई। जब 100 ग्राम में 62 था तो 50 ग्राम में 31 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 80 degree Celsius and leaves the solution to cool at room temperature 25 degree Celsius. What would she observe as the solution cools? Explain. आपको एक्सप्लेन करना है, अगर एक स्टूडेंट ने पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व किया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एट 80 डिग्री सेल्सियस और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो स्टूडेंट रूम टेम्परेचर पे क्या ऑब्जर्व करेगा। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइजेशन जैसा दिख रहा है आपको, क्रिस्टलाइजेशन ही है ये। 80 डिग्री सेल्सियस में जो पोटेशियम क्लोराइड है वो 54 ग्राम डिजॉल्व होगा और 25 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया करीबन तो 36 मान लो यहाँ पे, तो 36 ग्राम उसमें डिजॉल्व रहेगा। लेकिन जो भी बचा हुआ है, जैसे 54 माइनस 36 कर लो तो क्या बचेगा आपका 8 एंड 1, मतलब 18 ग्राम का क्रिस्टल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ऑल्सो कंपेयर द चेंज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विद इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखो जनरली क्या हुआ है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी तो बढ़ी है, ये तो हमें दिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी। लेकिन आप ये देखोगे जनरली तो हम ये कह सकते हैं बढ़ रही है, लेकिन सोडियम क्लोराइड देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना ही था, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना ही था, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा ही बढ़ा, 40 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा और बढ़ा, 60 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा और बढ़ा और 80 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बढ़ा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हर एक की सॉल्युबिलिटी सेम तरीके से नहीं बढ़ रही। तो यही आपको कंपैरिजन बताना था, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, बस यही आपको बताना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक आइडेंटिफाई अबव। कि आपको टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है कि इन मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ए है वाटर एंड एसीटोन, ये तो मैंने करके भी बताया था, ठीक है। तो ये डाटा आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट्स का, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 56, तो यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एसीटोन और वाटर तो मैंने करके भी बताया था, डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। वाटर एंड सॉल्ट आप किससे सेपरेट कर सकते हो, इवेपोरेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, और किससे सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिलेशन से भी आप नॉर्मल सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगला है एसीटोन अल्कोहल
एसीटोन का देखो 56 है, ये तो मैंने भी बता रखा है। अल्कोहल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। अगर आप माइनस करोगे 78 माइनस 56 तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 22, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला है सैंड एंड सॉल्ट का अगर मिक्सचर दे रखा है तो इसे कैसे सेपरेट करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी दिखाया था मैंने कि जब सॉल्ट और सैंड है तो हम क्या करेंगे, पहले डिसोल्यूशन कर लेंगे, पानी में मिला लेंगे ताकि सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाए, फिर हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन की टेक्निक यूज़ करके सॉल्ट को और सॉल्वेंट को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, अब इनमें भी आप बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो। अल्कोहल एंड बेंजीन, अल्कोहल कहाँ गया, ये रहा। अल्कोहल और बेंजीन में भी 80 और 78 है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस है डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक जगह मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप देख के लिख लेना। तो यहीं तक आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर लगेगा मुझे कि एक और स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।